जासी, जासिया उठो भी, और कितना सोना है। अब्रिश ने उसे जबरदस्ती उठाया तो वो मुंह बनाते हुए उठी। क्यों तंग कर रही हो? अंगड़ाई लेते वो उसकी जानी देखने लगी। तंग? मैडम यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? जल्दी उठो वरना आज भी डांट पड़ेगी। प्रोफेसर अली का पता है ना, जान निकाल देते हैं जरा सा लेट पहुंचे तो। बस करो यार, एक तो मैं तुम्हारे इस फजूल मनकूब से बहुत तंग। आ जाके उसे हम ही मिलते हैं, और किसी को पकड़ता नहीं है ये बंदा, हमारे पीछे पड़ जाता है। जासिया मुंह बनाते उठी और बाथरूम का रुख कर गई। थोड़ी इज्जत से बात कर दिया करो मेरे मनकू के साथ, वो हमारे प्रोफेसर भी है। उसे घूरी डालते हुए बोली। हिटलर का आखिरी चश्मो चराग होगा, मनहूस मारा। वो दांत ब्रश करते हुए वहीं से हांगी, क्योंकि अब्रिश का जी चाहा एक रख के उसे लगा, जिसकी जुबान शराटे की तरह चलती थी और ब्रेक पे पांव ही नहीं लगती थी। नाश्ते की टेबल पर वही ब्रेड और जैम देखते जासिया का मुंह भरा। साथ बैठे कजिन को देखा। इस मोटे की प्लेट में 2 पराठे और 2 अंडे और साथ में चाय का बड़ा मग था। और अपने सामने रखी सूखी ब्रेड को देखते जासिया का हलक तक कड़वा हो गया था, जबकि अब्रिश हमेशा की तरह सब्र शुगर से नाश्ता कर ली थी। ओए मोटे, एक पराठा इधर दे मुझे। जासिया ने नुमानी को किचन में घुसते देखा तो अफियान की प्लेट से एक पराठा चुक लिया। अम्मी, वो चिल्लाया था, क्या कर रही हो जासी, वापस करो उसे। अब्रिश ने उसे डांटा, लेकिन जासिया आधे से ज्यादा पराठा मुंह में रखी निकल गई थी और अफियान ने रोना पीटना डाल दिया था। उफ, भूखी तलंगी, मेरे बच्चे का नाश्ता खा गई। मम्मानी ने आके शोर मचाया। बच्चा ना कहें, गौरीला है ये, वो भी मोटे वाला। जासिया ने उठे हुए मुंह फुलाकर कहा, जासी बाज आ जाओ, तुम हर बार मेरे बच्चे का खाना खा जाती हो। इतनी भूख लगती है तो अपना कमा के खाओ। मम्मानी ने इस बार तो आखिर ही कर दी थी। हाँ तो पढ़ाती हूँ ना अकेडमी, वो पैसे क्यों लेती है मुझसे? और बाबा के अकाउंट से हर मंथ हमारी पेमेंट आती है, वो हमें दे दिया कर, हम कर लेंगे अपना बंदोबस्त खुद। जासिया भी जैसे भरी बैठी थी, बोलने पे आई तो बोलती चली गई। जासिया बस करो। अब्रिश ने उसे चुप करवाया। हमें ये ताने मत दिया करो, तुम 3 वक्त का खाना खाती हो, कपड़ों का तलीम का सबका खर्च होता है। वो भी हाथ नचा नचा के जताने लगी कि इस बासी खाने से तो हम ऐसे ही अच्छे। जासिया ने भी तुर्की बेतुर्की जवाब दिया, खाना है तो यही ब्रेड खाना पड़ेगा, नहीं खाना तो यूं ही जाओ। ममानी ने तंग के कहते किचन का रोक किया। ये ब्रेड देते हुए साथ एक आड़ी भी दे दिया करे, काट के खाने के लिए। मोटा आलू, मोटा कुड़ीला कहीं का। वो पीछे से हाँकते एक सख्त गोली अफियान पर डाल दी। अब्रिश का हाथ थामे बाहर निकल आई। बस स्टॉप पर अपनी मतूबा बस पे बैठते वो बिल्कुल खामोश थी। तुम्हें ममानी के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी जैसे, वो बड़ी है और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे बड़ों को चौराहे पे खड़ा करके ना फांसी दे दे बंदा, जो यतीमों का हक खा लेते हैं। जासिया ने गुस्से से चबाते हुए कहा, हम अब बालिग हो चुके हैं जासी, तो यतीम नहीं है, पर जब उनके सपुर्द हुए तब यतीम ही थे। देखा नहीं कैसे बाबा का सारा बिजनेस हथिया लिया कमीनों ने। ये मामू है, ऐसे मामू होते हैं क्या? मेरा बस चले तो मामू हंसी को ही मिटा डालो, लालची लोग। यूनिवर्सिटी आ गई थी। दोनों बहनें नीचे उतरती अंदर चढ़ गई। तुम्हारी जुबान अब बहुत खुल गई है जासी, थोड़ा लगाम डालो। अब्रिश ने उसे डपटा, कभी ये इनको भी कह दिया करो। चलो अब 2 नंबर प्रोफेसर का लेक्चर भी लेना। हद है, अपनी ऊपरी कर किया है बिल्कुल। जैसी वो जुबान और किरदार की तीखी है वैसे ही ये भी है। पता नहीं क्यों निकाह कर लिया तुमने इस बंदे से। मैं तो मुंह भी ना लगाऊं ऐसे सड़े हुए इंसान को। वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। क्लास में दाखिल हुए तो पूरे 10 मिनट लेट थी। प्रोफेसर अली ने कलाई पर बंदी घड़ी पे वक्त देखा और उन्हें एक नजर घूरा। पूरे 10 मिनट लेट, रोज का मामूल बन गया है आप दोनों का। नहीं सर, इरादा नहीं होता, लेकिन जो ये हमारे घर एक डाइन है ना, वो रोज हमें लेट करवा देती है। जासिया की जुबान फिर से चल पड़ी थी। अब्रिश ने उसे कोहनी मारते चुप करवाया, जबकि उसके जवाब पर अली के चेहरे पर एक इंतहा का गुस्सा आया। वो समझ गया कि इसकी इकलौती पुप्पो को डाइन कहा जा रहा है। कुछ लोग तो होते ही एहसान फरामोश है, जितना मर्जी उनके साथ कर लो, अपनी असलियत दिखाई देते हैं। वो भी एक एक लफ्ज पर जोर देता हो बोला, सर आपने जुमला मुकम्मल नहीं किया। जासिया ने इसकी बात को अच्छा किया। अली ने माथे पर बल डाले और उसे देखा। कुछ लोग होते ही एहसान फरामोश है, जितना मर्जी उनके साथ कर लो। क्या कर लो? क्लियर नहीं क्या? ज्यादती, हक मार लो, तकलीफ दे लो, शट अप एंड आउट। वो गुस्से से दहाड़ा कि जासिया ने लब पीछे एक कहर भरी निगाह अब्रिश पे डाली, जिसकी आंखें पानियों से भरने लगी। फिटे मुंह है तुम्हारे इस हीरो के। और अब्रिश के कान में बड़बड़ाती वहां से लठ मारने वाले अंदाज में बाहर निकल गई। अब्रिश ने पलके उठाए सामने खड़े वजीहा शख्स को देखा, जो कहने को तो इसका मनहूस था, लेकिन कभी अपने होने का एहसास नहीं दिलाया था। यू आउट टू। अली ने अब्रिश को वहां जमा देखा तो उसे झिड़क दिया। अब्रिश सहम कर पूरी क्लास को देखती वहां से भागी थी। अब उससे छुप के रोना था, जबकि जासिया मन मोची लड़की
इस वक्त कैंटीन में घुसी अपनी फेवरेट समोसा चाट और बोतल ऑर्डर कर चुकी थी और अब मोबाइल पे कोई अच्छी सी जॉब सर्च करने लगी। कुछ करने को तो वो अकेडमी पढ़ाने जाया करती थी, वो भी जिद लगा के जाती थी, वरना ममानी का बस चलता तो घर से कदम भी ना निकालने देती। ऊपर से जो अकेडमी से मिलता वो भी ममानी हथा लिया करती थी और जासिया उन्हें कोसने और बदुआएं देती रह जाती थी। हाल ही में इसकी तनख्वाह में 30% इजाफा हुआ था और उसने ये बात अपनी ममानी को नहीं बताई थी। वो ऊपर वाले पैसे खुद रख लेती थी। अभी भी समोसा चाट से लुत्फ अंदोज होते वो एंजॉय कर रही थी। किसी दूर से अब्रिश आती दिखाई दी। इसे देखकर जासिया ने एक और प्लेट का ऑर्डर कर दिया था। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अब्रिश ने मशकूक अंदाज में उसे देखते हुए पूछा। हक हलाल की कमाई के हैं, चोरी नहीं किए। वो उसका अंदाज देखते न रूठे अंदाज में बोली, वही पूछा है किधर से आए? उसके सवाल पर जासिया ने उसे अपनी तनख्वाह भरने का बता दिया। अगर ममानी को पता चला तो एक तूफान खड़ा कर देना उन्होंने। इस टाइम को बताएगा कौन? जासिया ने आईब्रो झुकाए। वैसे ये जो आपका मनकू है ना, इसकी हम पे ही नजर होती है। तुम मानो या ना मानो, ये हमारी हर मिनट की रिपोर्ट अपनी इस फुफ्फी डाइन को देता है। जासिया ने बोतल का सिप लेते संजीदगी से कहा, छोड़ो इन्हें, मुझे तो न जाने अब क्यों इनके साथ इनके नाम से उलझन होने लगी है। अब्रिश की आंखें नम होने लगी। चलो शुक्र, तुम्हारे सर पे से प्यार का बुखार उतरा। जासी वो शिकवा कना अंदाज में से देखते रो देने को थी। देखो अब उस शख्स का रिश्ता मेरे लिए आया, मैंने क्यों इनकार किया? इसी डाइन की वजह से। मुझे पता था ये हमें नीचा दिखाने का एक नया हथकंडा है, पर मेरे इनकार के बाद उन्होंने तुम्हें अपनी राह में हमवार कर लिया। मैंने तुम्हें समझाया भी, पर तुम्हें तो अली अली ही दिखाई दे रहा था हर जगह। अब भुगतो, बल्कि अब क्या, सारी जिंदगी के लिए भुगतती रहो। वो चेयर के साथ एक लगाए जरा अंगलाई रहती सूरज को देखने लगी। ये भाई साहब भी लगता है आज तपे हुए हैं। कौन? अब्रिश ने चाट की प्लेट में चमक घुमाते इधर उधर देखा। वो ऊपर सूरज भाई साहब, आफ्ताब मियां। जासिया ने मुंह बनाते हुए सर झटका तो उसकी बात पर अब्रिश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रहेल साहब की 2 बेटियां थी जिनकी पैदाइश पर सिर्फ 5 मिनट का वक्त था। जासिया 5 मिनट बड़ी थी, लेकिन उसकी बातें भी बड़ी बड़ी थी। वो शुरू से ही कुछ अलग तरह की थी। उसकी पैदाइश ने पे उसकी वालदा की डेथ हो गई। उनके वालिद ने अकेले ही उन्हें पाला। जब दोनों बहनें 10 साल की थी तो उसके वालिद का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उनके इकलौते मामू उनको केयर टेकर बनकर देखने में उनके बाप के बिजनेस का दिवालिया कर गए और घर भी बिक गया। और फिर देखते देखते मामू का बिजनेस खड़ा हो गया और महल जैसा घर भी ले लिया। वो इतने गरीब थे कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि सब ले लिया। इस वक्त तो वो मासूम बच्चियां समझ ना पाई, लेकिन वक्त गुजरते के साथ साथ उन्हें सब समझ आने लगा। मानी के जुल्म भी अपनी जगह शुरू हो चुके थे। रहेल साहब का अकाउंट बैलेंस अच्छा खासा था, लेकिन उसे शाकिर मामू नहीं निकलवा सकते थे। हाँ, हर माह उस अकाउंट से अच्छी खासी रकम उन्हें अब्रिश और जासिया के नाम पे मिलने लगी थी, जो खास वकील उन बच्चियों की पढ़ाई के लिए उनके हाथ में रखा करता था। अब इसी वजह से उन्हें अब्रिश और जासिया को पढ़ाना पड़ा, वरना उनका इरादा बिल्कुल ना था। उन लड़कियों को काबू करने के लिए हीरा ममानी ने अपने इकलौते भतीजे का निकाह जासिया से करना चाहा, लेकिन जासिया ने साफ इनकार कर दिया। दोनों 21वें साल में थी और फिर अब्रिश को इन्होंने काबू कर लिया, पर बकूल जासिया के अब्रिश खुद ही उनके काबू में आई थी। वो दिल ही दिल में अली को पसंद करने लगी थी और इसी वजह से उसने उससे निकाह कर लिया। और अब उसकी जिंदगी इस तरह गुजरने जा रही थी कि एक दिन जासिया की जिंदगी में तूफान आ गया। वो भी मामूल का ही दिन था। अब्रिश की तबीयत खराब थी तो इसने आज छुट्टी कर ली। सुबह तो वो ठीक ठाक आई, पर घर जाते वक्त उसकी बस छूट गई और वो पैदल ही चलने लगी। चलते चलते एक जैसा जगह जासिया का पांव उठका और वो रुक गई। तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी उसके बिल्कुल पास से गुजरी और उसके कपड़ों को कीचड़ से आलूद कर दिया। ओए उल्लू के पट्टे, अंधे, रोड है ये तेरा बाप का, रन में नहीं, जहां गाड़ी को हवाई जहाज बना के समझ के उड़ा रहा है, सारा उल्लू का पट्टा। जासिया अपनी शर्ट को एक तरफ से साफ करती गुस्सा जब्त करते ऊंचा ऊंचा चिल्लाई। जानती थी अब घर में मौजूद डाइन ने 100 रंग की बातें करनी थी और सर्फ का धोना धोना तो पहले ही शुरू कर देना था, जैसे उसके बाप की कमाई से आता। अभी वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि उसे कहीं से किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई। जाजिया को वो अपना वहम लगा। सर झटक के वो आगे बढ़ी तो उसे फिर से आवाज आई। सुनसान सड़क थी, कोई इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रहा था। करिए बच्चा, आवाज एक बार फिर आई तो जासिया ने अपनी दाई तरफ ओड़े का ढेर देखा, जहाँ एक तरफ काले कपड़े में कुछ लिपटा हुआ था। जासिया का दिल होल उठा। वो एक नडर लड़की थी। पूरी हिम्मत मुस्तमा करती वो इस तरफ गई। कपड़ा हटा के देखा तो घंग रह गई। एक नौ मौलूद बच्चा उसमें रोए जा रहा था। वो बेइंतहा खूबसूरत था। उसे शदीद भूख लगी थी। अरे सालिमो, कौन फेंक गया इस मासूम को? वो वहीं से चिल्लाई।
पकड़ कर होता तो सुनता ना। जासिया ने आंसू जब्त करते उस एक दिन के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। यूं लगता था जैसे वो बच्चा चंद घंटे खा। उसे वापस कपड़े में अच्छे से लिपेटते वो वहां से निकली। जालिमो, कमबख्तो, अगर पालना नहीं होता तो पैदा क्यों करते हो? जासिया को यही लगा कि किसी ने नाजायज बच्चा यहाँ फेंक दिया है। कमीनो, किसी ईदी सेंटर में दे जाते, यहाँ फेंक के कोई जानवर खा जाता तो? उस नौमौलूद को सीने से लगा गई और रिक्शा करवाते उसे घर ले आई। जासी, जैसी, ये बच्चा किसका है? अब्रिश ने हैरत से पूछा। आस्ता बोलो, डाइन को पता लग गया तो बच्चा ही खा जाएगी। पता नहीं, बच्चा खाने वाली डाइन है की? जासिया ने दरवाजे पर लॉक लगाते राजदारी से कहा, कि तुम्हारी क्या हालत बनी है? जाओ चेंज करो और ये बताओ बच्चा किसका है? अब्रिश को अपने सब सवालों का जवाब अभी ही चाहिए था। थोड़ा सांस ले लो, सब बताती हूँ। पहले वो मेरे बैग में दूध का डिब्बा लाई हूँ और फीडर भी पड़ा है, उसमें छोटा सा। उस मुन्ने को फौरन दूध बना के पिलाओ। मैं शॉवर लेकर आई। वो ऑर्डर लगाती हुई बाथरूम में घुस गई थी, जबकि अब्रिश उसका हुक्म बजा लाने लगी। कुछ देर के बाद वो निकली निकली फ्रेश सी बाहर निकली और अब्रिश को सारी बात बता दी। वो खुदाया, ये तुम्हें कूड़े के ढेर से मिला और तुम इसे उठा के घर ले आई? अब्रिश को हैरत का शदीद झटका लगा। ना, क्या मतलब? कूड़े के ढेर से मिला तो क्या दुकान से खरीद के लाई थी? वो तंसिया अंदाज में बोली। फिर भी जासी, तुम इसे घर क्यों ले आई? तो कहाँ छोड़ के आती? किसके हवाले करती? जासिया को गुस्सा सा आने लगा था। अब क्या उसको यहाँ रखोगी? मामानी का पता है ना, आगे हम दोनों उनको बर्दाश्त नहीं होती। और अब ये, उस डायन को किसने देना है ये बच्चा? ये तो मेरा है, अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं इसे पालूंगी। वो मजे से बच्चे को गोद में लिए उसे प्यार करते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो? कैसे पालोगी? जानती हो एक बच्चे के कितने अखराजात होते हैं? तुम एक काम करो, बल्कि कल ही हम इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। और बल्कि नहीं, हम इसे किसी दारुल मान में छोड़ आते हैं, वहां इसकी अच्छी परवरिश हो जाएगी। अब्रिश उसे घबराते हुए मशवरा दे रही थी और जासिया उसे सख्त बूढ़ी से नवाज रही थी। बस हो गई बकवास, अब साइड पे हटो। ये मुन्ना मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। और अगर ठटक ठटक कर अचानक दरवाजा जोर से बजा तो वो चौंक गई। या अल्लाह, लगता है ममानी है, जरूर उस मोटे गरीला ने बताया होगा। जासिया ने दांत किचकिचाए तो अब्रिश ने उसे सवालिया नजरों से देखा। उसने मुझे बच्चा लाते हुए देख लिया था, मुंह टेढ़ा करते हुए बोलती वो रूह फेर गई। दरवाजा मुसलसल बज रहा था, अब उनसे कौन झुंड छुड़ाएगा? अब्रिश ने बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। कहाँ है वो बच्चा? बोलो। ममानी ने गुस्से से अब्रिश को पड़े हटाते जासिया के पास जाते देखा। उसकी गोद में एक बच्चा देख वो दंग रह गई। ये किसका बच्चा है? इंसान का। मुतमईन अंदाज में जासिया की तरफ से जवाब आया। ये कहाँ से आया? माँ के पेट से। इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना मोटा घड़ीला पैदा कर लिया, फिर भी पूछ रही है कि बच्चा कहाँ से है? ओ ममानी का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे? वो दहाड़ी, इंसानियत का। अब भी वही मुतमईन जवाब। तुम सीधे तरीके से बताती हो या इस बच्चे समेत तुम्हें घर से बाहर निकालो? वो हाथों से अब बातें करने लगी थी। पूछे क्या पूछना है? मुंह बनाते हुए बोली। तो अमानी सच आती अब्रिश की जाने पड़ी और अब्रिश ने मुख्तसर उसे सारी बात बता दी। मतलब कूड़े के ढेर से बच्चा उठा के घर ले आई? मेरे घर? किसकी इजाजत से? वो चिल्ला रही थी। आहिस्ता बोले, मेरा मुन्ना उठ जाएगा। इतना ऊंचा ऊंचा चिल्लाकर बात करने की क्या जरूरत? मैं आहिस्ता भी सुन सकती हूँ। अब्रिश, समझाओ इन्हें यार, मासूम बच्चों के दुश्मन, बच्चे खाने वाली डाइन। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। ये बच्चा यहाँ नहीं रहेगा, निकालो इसे यहाँ से, जहां से मिला है वहीं छोड़ के आओ। वो खुद भी जब्त करते हुए बोली, ऐਵੇਂ छोड़ के आओ? ये अब से मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। जासिया कतई अंदाज में बोली, तो तुम भी निकलो इस घर से, तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है। उसे दरवाजे के जानिब धक्का देते हुए बोली, इतना गुरूर किस बात पर है? जो अल्लाह देता है ना, वो वापस भी ले सकता है। ये इतना मोटा गोरीला पाल रही है ना, जिसका बस चले तो सब कुछ खा जाए, और इस एक मासूम नौमौलूद बच्चे को इस घर में जगह नहीं। वो अफसोस से बोलती मिसालें भी चुन चुन के दे रही थी। अपनी बकवास बंद रखो, इस नाजायज बच्चे के साथ मेरे बच्चे को मत मिलाओ, न जाने किसका गंध है। वो नुखूत से बोली, बस ममानी बस, ये अल्लाह बेहतर जानता है कौन गंध है और कौन पाक। कुछ तो इंसानों के रूप में भेड़िए छुपे होते हैं, जो मासूम बच्चे को कस सब कुछ हाथ लेते हैं, फिर भी उनके अंदर खौफे खुदा नहीं है। आखिरत में क्या मुंह लेकर जाएंगे वो? उन्हें गुस्सा जब्त करते बमुश्किल सख्त अल्फाज कहते खुद को बास न रख पाई। प्लीज ममानी, मैं इसे समझाऊंगी, ये सुबह तक बच्चा छोड़ आएगी ईदी सेंटर। अब्रिश ने मुसलिहत की राह निकाली। तुम्हें छोड़ आऊंगी अगर तुमने मेरे बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी बुरा कहा तो। जासिया ने अब्रिश को घूरते हुए कहा, कौन सा बच्चा? किसका बच्चा?
अचानक से शाकिर मामू की आमद हुई। शोर शराबा सुनते वो भी इसी तरफ आ गए और जासिया के आखिरी अल्फाज सुनते वो सवाल कर बैठे। इस पर सन्नाटा ही छा गया। इस वक्त सभी हॉलनुमा कमरे में थे और जासिया मुजरिम बनी सामने बच्चा गोद में उठाए खड़ी थी। मेरे ख्याल से इस बच्चे को घर में रखने की कोई तुक नहीं बनती, लिहाजा इसे कल पहली फुर्सत में ईदी सेंटर छोड़ के आओ। उनके फैसले पर जहां जासिया के तन बदन में आग लगी, बड़ा वहीं हीरा मुमानी के कलेजे में ठंडक पड़ी। हर सही जासिया अब बकायदा एहतजाजन खड़ी हुई। शाकिर मामू ने उसे घूरी से नवाजा। इस बच्चे को गोद में लेते मैंने अहद कर लिया था कि इसे मैं पालूंगी। ये अल्लाह ने मुझे अता किया है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। और पुख्ता अंदाज में गोया हुई। जानती हूँ ये माशरा एक अकेली लड़की बीमा एक बच्चा वाली को क्या कहता है। उनका अंदाज सख्त था और जो वो कहना चाह रहे थे जासिया अच्छे से समझ रही थी। जो कुछ कोई बोलेगा मुझे जवाब देना आता है, लेकिन मैं इस बच्चे को खुद से जुदा नहीं कर सकती। वो उस बच्चे को अपने सीने से लगा गई थी। कुछ पल तवक्कुफ के बाद उसके पास आन खड़े हुए। इस बच्चे को एक मुकम्मल माँ की जरूरत है और तुम जाती हो यूनिवर्सिटी, पढ़ोगी या इसे पालोगी। उनका तंज भी बचा था। वो तेज दिल में दुरुस्त होता सह गई। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। जासिया अबिश तो तरह भी गई। वो एमबीए के लास्ट सेमेस्टर में थी और बेइंतहा लायक थी। उसका रोशन मुस्तकबिल उसका इंतजार कर रहा था और वो पढ़ाई छोड़ने की बात कर रही थी, जिसे पढ़ाई से जुनूनी इश्क था। उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने का क्या करोगी। ममानी ने भी तंज करते सवाल दागा। मैं जॉब कर लूंगी। जासिया ने भी फौरन जवाब दिया। मतलब तुमसे हर हाल में अपने पास रखोगी। और जब लोगों ने सवाल खड़े किए तब तब क्या जवाब होगा तुम्हारे पास। शाकिर मामू ने चश्मा दुरुस्त कर दे उससे सख्त अंदाज में पूछा। वो इस बच्चे को देखे चली गई। इस बच्चे को पालने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी क्यों ना सुनना पड़े, मैं सब सहन कर लूंगी। हर नश्तर हर तंज सुन लूंगी, लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। वो इस बच्चे को सीने से लगाते रही लेकिन मजबूत लहजे में बोली। सभी को इसकी बात पे चुप लगे और यूं वो इस बच्चे को अपने घर रखने में कामयाब हो गई। ये इस बच्चे के लिए पहली सीढ़ी थी जो वो चढ़ी थी और ये भी वो जानती थी कि अब उसे बहुत सी मुश्किलात का अपने सामना करना पड़ेगा। शायद उसका हौसला भी पस्त किया जाएगा, लेकिन इस बच्चे की खातिर वो सब सहना पड़ना था और वो तैयार थी। इस बात से अनजान कि जिस बच्चे को वो पालने जा रही है वो है कौन और किसका बेटा है। और फिर जासिया ने इस बच्चे के लिए पढ़ाई को छोड़ दिया। उसने सोच लिया था कि वो प्राइवेट इम्तिहान दे देगी, लेकिन अल्लाह ने उसे चुना था। उस बच्चे की परवरिश के लिए वो पीछे नहीं हटेगी। वो उस बच्चे का बिल्कुल माँ की तरह ही ख्याल रखेगी, लेकिन अखराजात कहाँ से पूरे करती। उसके मम्मानी और मामू ने साफ कह दिया था कि उस बच्चे का खर्च नहीं उठाएंगे। उसे अब इस बच्चे की खातिर जॉब करनी थी। यूनिवर्सिटी से आगे अब्रिश उस बच्चे को देख लिया करती थी, पर जासिया को परमानेंट अपने पास एक केयर टेकर चाहिए थे और वो इसके लिए बहुत कुछ सोच चुकी थी। उसकी दोस्त रुताबा के पास वो इस वक्त बैठी। एक ही उसकी मुखलिस दोस्त थी, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, लेकिन वो और उसकी वालदा नेक दिल लोगों में थे। वो ज्यादातर घर में ही होती थी। अखराजात पूरे ना होने की वजह से उसने भी पढ़ाई को छोड़ दिया था। जॉब की तलाश के लिए वो तकरीबन रोज ही जाती। बच्चे को रुदाबा के पास छोड़ के, लेकिन अधूरी तलीम पे उसे जॉब नहीं मिल रही थी। और फिर एक दिन उसने एक बड़ी कंपनी में एड पड़ा। पीए की जरूरत थी और उस बच्चे के खराजात पूरे करने के लिए उस बड़ी सी कंपनी में पहुंच गई। इंटरव्यू के लिए उसका नाम लिया जा रहा था। वो अल्लाह का नाम लिए उठी और एक बंद दरवाजे को दिखेलती अंदर दाखिल हुई। सामने बैठा वो शख्स सूंड बूब, माथे पर बलों का जाल और चेहरे पर गहरी मुतफक्किर होने की लकीरें। अस्सलाम वालेकुम सर। निस्वानी आवाज पर वो चौंका और सर उठाकर उस लड़की को देखा। हैव अ सीट। उसे बैठने का इशारा किया तो चुपचाप बैठ गई। यस मिस जासी अरमान, आपका तालीमी करियर तो अच्छा है, आपने तालीम अधूरी क्यों छोड़ दी। उसकी जानी देखते पूछ रहा था। सर कुछ पर्सनल मजबूरी थी, उंगलियां मरोड़ते धीरे से बोली। सामने बैठे शख्स को काली आंखों में न जाने क्यों जासिया को खौफ सा आने लगा। कैसी मजबूरी। ओबी से मुसलसल देखे जा रहा था। सर बता नहीं सकती। अब की बार वो अपनी ट्यून में वापस आई। कुछ पल तवक्कुफ के बाद उससे सीट की पुष्ट के साथ टेक लगाई और गहरा सांस भरा। आपको ये जॉब क्यों दी जाए, क्या खासियत है आप में। वो पेपर वेट गमाता पूछ रहा था। सर मैं हमेशा सच बोलती हूँ, अगर सामने वाले की सुनने की हिम्मत रखता और बड़ों की इज्जत करती, अगर बड़ेपन का एक मुजाहरा करे और मुफ्ती हो तो आखिर में दिल से मुस्कुराए। ये तो वक्त बताएगा कि आप किस हद तक मुफ्ती है। मतलब मुझे जॉब मिल गई। जासिया ने खुशी से चहकते हुए कहा। आपको पीए की जॉब का अंदाजा है। जासिया ने गर्दन हल्की सी झुकाई, फोन दांतों थले दबा लिया, फिर हिम्मत करके बोली। जी सर अंदाजा है। नोट्स, ईमेल, कॉल्स, मीटिंग्स, शेड्यूल्स और वक्त की पाबंदी।
मैं सब सीख लूंगी, वो पुरजोश होते हुए बोली। जरियान शाह के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी जो फौरन छुपा ली गई। ये जॉब सीखने की नहीं, निभाने की होती है। अगर एक भी चीज वक्त पर ना हुई तो दरवाजा वही होगा जहां से आप दाखिल हुई है। क्यों सर, आपके ऑफिस में एक ही दरवाजा है क्या? वो अपनी असली अंदाज में वापस लौट आई। ज्यादातर संजीदा तो वो रह ही नहीं सकती थी ना। मतलब? उसकी बात का मतलब वो शख्स समझ न सका। कुछ नहीं सर, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आनी। मैं कल वक्त पे आ जाऊंगी अगर आप जॉब पक्की कर दे। जासिया ने जल्दी से कहा, जैसे जॉब की ही भाग न जाए। तो कल से रिपोर्ट करें सुबह 9 बजे। देर 1 मिनट भी हुई तो समझो पहला और आखिरी दिन होगा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे इससे अगले दिन क्यामत आ जानी है। वो धीरे से बुड़बुड़ाई। कुछ कहा आपने? उसकी खुद से बड़बड़ाहट की ये आदत जरियान को अजीब सी लगी थी। नो सर, शुक्रिया सर, आप यकीन करें मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूंगी। वो इस बार खुशी से चहकी। सर मेरी सैलरी क्या होगी? वो थोड़ी उलझी सी पूछ रही थी। जरियान नजरें फाइल पर हटाए उसकी तरफ देखने लगा। प्रिंटर काम भी किसी को बुलाया? यस सर, इन्हें मिस्टर कबीर के पास ले जाए और उनसे कहें कि मुझसे डिटेल्स ले लें। आप उनके साथ जाएं मिस जासिया। सर आपने बताया नहीं सैलरी। मिस जासिया, मिस्टर कबीर आपको सब बता देंगे। वो दांत चबाते हुए बोला। अच्छा अच्छा, वो भी है आपका? जासिया ने उठते हुए पूछा। जरियान ने उसे एक सख्त नजर घूरी से नवाजा। उसे खुद पे हैरत हो रही थी कि उस लड़की को जॉब क्यों दे रहा है, हालांकि एक से बढ़कर एक क्वालिफिकेशन वाली सीरीज उसके सामने मौजूद थी। फिर उसने इस आम सी लड़की का इंतखाब क्यों किया? मिस जासिया, यू मे गो, उसे सख्त लहजे में बोला तो जासिया के चेहरे की स्माइल गायब हुई। उसकी गाल का डिपल भी गुम हो गया। जासिया मुंह बनाते उठकर बाहर निकल गई। जरियान उसे जाता देख एक अजीब से एहसास में गिर गया। दिल में कहीं एक अजीब सा एहसास जागा। यही लड़की इतनी सादा, इतनी आम, मगर कुछ तो है इसकी आंखों में जो मामूली नहीं था। वो सर झटकता अपने काम में बिजी हो गया। इसके नंबर पर घर से कॉल आने लगी। वो सब काम छोड़ता परेशानी से घर की जाने निकला जहाँ एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ था। क्या हो रहा है ये सब? वो अंदर जाते ही दहाड़ा था कि सब तरफ एक खामोशी छा गई। अच्छा हुआ जरी तुम आ गए, वरना तुम्हारी दादी ने आज अल्लाह को प्यारे हो जाना था। वो आगे बढ़कर दादी के सीने से लगा था। इन सबको एक गहर बड़ी निगाह से देखने लगा। आप क्यों इनके पास आ जाती हैं भाई? अपनी तबीयत खराब कर लेंगे आप। वो इनके लिए फिक्रमंद होता उन्हें लिए उनके रूम की जाने पड़ा, क्योंकि उनके दो सुतेले पोतों की बीवियां अब उन्हें खूनख्वार निगाहों से देख रही थी। उफ, न जाने कब ये बूढ़ी मरेगी और हमारी जान छूटेगी। बल्कि इसने सोफे पर बुर्जुमान होते नखोद से कहा, हाँ, जैसे मरने से पहले सारी जायदाद आपके नाम करके जाएगी। किरण भी जवाबन तंजन बोली थी, करने को तो बहुत कुछ कर सकती है ये बूढ़ी, नागिन बन के बैठी है पूरी जायदाद पे। अच्छा बस, हमारे बच्चे हैं, हमारे बारे में सोचो। इस बूढ़ी को तो सिर्फ अपना ही पोता दिखाई देता है, जरियान शाह। बाकी दो पोते तो उन्हें नजर ही नहीं आते। यूं तो किरण और बल्कीस एक दूसरे से अच्छा खासा लड़ती और झगड़ती थी, लेकिन यहाँ बात सईदा बेगम की आ जाती, वहां दोनों एक हो जाती। बल्कीस के दो बच्चे थे, 8 साल की अरूसा और 5 साल का आशिक, जबकि किरण की दो जुड़वा बेटियां थी, 4 साल ईशा और निशा। उनके बच्चे पूरे घर में उधम मचाए रखते थे, और जब दोनों बहुएं उन बच्चों की वजह से घर को मंडी बाजार बना देती थी, तब वो अपने पोते को फोन करके घर बुला लेती थी। उनकी एक आवाज पर वो दौड़ा चला आता था। उनकी ये बहुएं उससे डरती भी बहुत थी, क्योंकि वो किसी का लिहाज नहीं करता था, खासकर जब से उसकी जिंदगी में हादसा गुजरा था। उसके बाद तो सबके साथ बहुत बुरी तरह पेश आता था, सिवाय बाहर वालों के। बस अपने घर के अफराद ही उसे बुरे लगते थे। आप यहाँ आराम से बैठे और अपना ख्याल रखा करें, उनके सामने भी मत जाया करें। जरी, ये लोग वापिस क्यों नहीं चले जाते? जब इनको एक कर ले दिया है तो फिर ये वहां जाके क्यों नहीं रहते? क्यों हमारे सीनों पर मूंग धरने के लिए बैठे हुए हैं? सईदा बेगम ने अफसोस से पूछा। चले जाएंगे दादो, थोड़ा वक्त दे, अभी मैं खुद नहीं चाहता कि यहाँ से जाए, वो पुरसोच अंदाज में बोला, और सईदा बेगम को मेडिसिन देता। मुलाजमा जकिया, जो कि इनकी खास मुलाजमा थी, उनको उस कमरे में छोड़ता खुद अपने कमरे में आ गया। ये खाली कमरा उसे काट खाने को दौड़ रहा था। एक माह पहले था, अब कितना अच्छा था, जिंदगी कितनी पुरसुकून थी, लेकिन इस एक माह में कितना कुछ बदल गया था। वो अकेला रह गया था, उसकी बीवी और बेटे की डेथ हो गई थी। जरी, अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे? वो मुस्कुराते हुए इश्तियाक से पूछ रहा था। सिमल। और अगर बेटा हुआ तो? अगला सवाल पूछा। फिर जो तुम चाहो, उसकी गाल पर बोसा देते हुए कह रहा था। उसका लास्ट मंथ चल रहा था, और फिर जब उसे लेबर पेन हुआ, वो इसीलिए हॉस्पिटल भागा, और वहां उसे पता चला कि उसकी बीवी ने एक मुर्दा बेटे को जन्म दिया,
और थोड़ी देर बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। जरियान शाह पे तो अचानक पहाड़ ही टूट पड़ा। एक तरफ बीवी साथ छूट गई तो दूसरी तरफ बेटा भी दुनिया में आने से पहले दम तोड़ गया। शावर लेते वो उन लम्हों की अजियत से फिर से सोचता चला जा रहा था जिनसे निकलते हुए उसे पूरे 15 दिन लगे थे। वो एक कमरे में बंद होकर रह गया था, ना किसी से बात करता था, ना हंसता था, ना बोलता था। जिंदगी की तरफ लौटा भी तो सिर्फ अपनी दादी की खातिर जो उसकी बेपनाह इससे प्यार करती थी। ऑफिस जाना दोबारा से शुरू किया तो अपने सुतेले भाइयों की कारस्ताइयों पर नजर पड़ने लगी, लेकिन वो भी चुप था। जो इसकी कंपनी से छोटे प्रोजेक्ट्स की आड़ में अच्छा खासा पैसा बटोर चुके थे और मजीद बटोर रहे थे। आंखें बंद किए वो शॉवर के ठंडे पानी को खुद पे गिरता हुआ महसूस करता। ये अंदर की आग को वक्ती तौर पर ठंडा कर रहा था। सोचे भूल भटक कर फिर से अपनी बीवी और बच्चे पर जा ठहरी। बिल्कुल ठीक थी, एंड तक डॉक्टर ने यही कहा था, सब नॉर्मल है। फिर अचानक कैसे उसकी दुनिया छिन गई। ये वो राज था जो अब तक खुला नहीं था और जरान को राज खोलना था क्योंकि इसका दिल कहीं ना कहीं खटक रहा था, जिसे कुछ मिसिंग हो। इसीलिए उसने अब तक सब कुछ जानते बूझते अपनी आंखें बंद कर रखी थी। और आज वक्त पर ऑफिस पहुंच गई। अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वो मुन्ने को रुदावा के पास छोड़कर आई थी। उसे अपनी डाइन ममानी पर जरा भी भरोसा नहीं था, जबकि जासिया की इतना दीदा दिलेरी से जॉब करने पर भी उन्हें 100 एतराजात थे। पहले तो उन्हें यही लग रहा था कि उसे जॉब ही नहीं मिलेगी, लेकिन अब जबकि उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पर जॉब मिल गई थी तो उन्हें हजम ही नहीं हो रहा था। मामूल के मुताबिक जरियान ऑफिस आ चुका था और इसकी पीए मिस जासिया उसके पास आधी आज की डिटेल्स नोट करने लगी। उसे ये काम मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन उसे जरियान की आंखों से अजीब सी उलझन महसूस होती थी। उसकी आंखों में ज्यादा देर देख ही नहीं सकती थी। उसे उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश अपनी तरफ खींचती महसूस होती थी, लेकिन जरियान कभी उससे फिजूल बात नहीं करता था। अपनी खुश इखलाकी और जल्दी घुलने मिलने वाली तबीयत की वजह से वो पूरे स्टाफ में अपनी पहचान बना चुकी थी। सभी उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो सबकी इज्जत करती थी। नहीं करती थी तो अपने मामू ममानी के लिए करती थी। उसकी ममानी उसे अब ज्यादा मुंह भी नहीं लगाती थी। ये शायद अब उससे थोड़ा खाइफ हो गई थी। उसे देख के वो अक्सर सोच में पड़ जाती। क्या हुआ? क्या सोचने लगी हीरा? आजकल कुछ चुप चुप से रहने लगी हो। मिस्टर शाकिर ने बीवी को देखते हुए पूछा। पता नहीं शाकिर साहब, मुझे जासिया की हरकतें बहुत अजीब लग रही है। वो तो वाकई बिन ब्याही उस बच्चे की माँ बन गई है। कभी कभी तो मुझे उस पर शक गुजरता है, जैसे उसकी सगी माँ हो। क्या बोल रही हूँ? ऐसे कैसे मुमकिन है? सारा दिन आंखों के सामने वो बच्ची, माना कि वो मुंह फटा है लेकिन किरदार की मजबूत है। हर तरह की ज्यादती के बावजूद अपनी भांजी के बारे में इस तरह की गिरी बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरा वो मतलब नहीं था शाकिर साहब। मुझे नहीं पता क्या मेरे सामने है वो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो जानती है कि ये बच्चा किसका है। उसने हमसे झूठ बोला हो। ये बच्चा उसे पूरे से डेट से मिला है। पता नहीं कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा। वो उलझ रही थी। अच्छा छोड़े इन बातों को और सो जाए, रात बहुत गहरी हो गई है। वो अपना चश्मा उतारकर एक तरफ दबते हुए सोने के लिए लेट गए थे, जबकि ममानी अभी भी उलझन का शिकार थी। वो बहुत खामोशी से ये जॉब स्टार्ट कर चुकी थी। उसे यहाँ जॉब करते 2 माह होने को आए थे। सब मामूल पे चल रहा था क्योंकि एक दिन जरियान ऑफिस आया। वो सारा दिन ऑफिस में बोर होती रही कि उसी दिन जरियान के बड़े सौतेले भाई कामरान और जाफरान ऑफिस आ गए। वो सीधा जरियान के ऑफिस में घुस गए। ये कौन है और सर के ऑफिस में क्यों गए हैं? ये सर के सौतेले भाई हैं और इंतहा दर्जे के लालची हैं। जब भी सर नहीं होते ना, ये आते हैं, पूरे स्टाफ पर रोब जमाते हैं, खाते पीते हैं, कुछ अंदर की खबरें किसी न किसी तरह स्टाफ के मेंबर से निकलवाते हैं और चले जाते हैं। मिस जासिया, आपको जफरान सर ऑफिस में बुला रहे हैं। संभल की जासिया, तुमसे पहले ये इन्हीं की वजह से जॉब छोड़ कर गई है। ये बहुत तंग करते हैं। जासिया के साथ पंगा लेंगे तो जासिया ना करेगी। वो बहुत फखर से गर्दन अकड़ा कर अंदर दाखिल हुई। यस सर। वो बहुत मुअद्दब अंदाज में उसके सामने जा खड़े हुए। दोनों भाइयों ने इशारे में एक दूसरे से बात की। नहीं पिए हो? यस सर। कितना अरसा हुआ यहाँ पर? गामरान ने उसे सर से लेकर पैर तक घूरा। जब से आप दोनों नहीं आए। वो इन दोनों की तरफ उंगली से इशारा करते तंजीम मुस्कुराहट से बोली, हम तो आते जाते रहते हैं। खैर, जान जाओगे तुम हमें। जाओ हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करो। क्या खाना पसंद करेंगे आप? वो बहुत अदब से पूछने लगी और वो दोनों अपने लिए नाश्ता ऑर्डर करवा रहे थे। जानते थे कि आज जरियान नहीं आएगा। वो जरूरी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर था, इसलिए वो दोनों यहाँ थे। सर, और कुछ? यही। वो इतनी लंबी फहरिस्त देखकर दांत चबाते हुए बोली। दिन के लंच को भी वो इसमें ऐड कर चुके थे।
अभी ये लेकर आओ, और हाँ, मेरे लिए कोल्ड कॉफी भी भेजो, और साथ जाफरान के लिए हॉट टी। ओके सर, अभी भिजवा दो। और हाँ, ये ऑर्डर देकर वो फौरन वापस आओ, कुछ काम है तुमसे। जाफरान ने खबासत से उसे देखते मायने खेज अंदाज में कहा, वाइन वाई नॉट सर। सर, वो कौन सा डरने वाली थी। बाहर जाके सरबशी को उनके ऑर्डर की फहरिस्त देती, अपना मोबाइल भी साथ लेकर अंदर दाखिल हुई, जिसका कैमरा ऑन था। यहाँ हुआ पास। जफरान ने उसे अपने पास बुलाया। सबके कामनान उसके अंदर आते दरवाजा लॉक कर दिया था। क्यों सर, आप खुद आ जाए, आपकी टांगों में दर्द है क्या। वो आंखें पटपटा कर बोली, हम जुबान तो काफी तीखी है, तुम्हारा जरा टेस्ट तो करवाओ। जफरान ने अपने लोगों पर जुबान फेरते खुमार आलूद लहजे में कहा, और रियली यू वांट टू टेस्ट माय टंग। वो एक अदा से मुस्कुराई थी और धीरे धीरे चलते जाफरान के पास आती, जो लीक्स को फ्रीड किए उसका वेट करता उससे अपने थाई पर बिठाने का इशारा कर रहा था। और अगले लम्हे जासिया ने उसको टांग मारा तो बलबला उठा। कामरान ये देख पूरी तरह बौखला गया। वो गुस्सा से जासिया की जानी पड़ा कि जासिया ने पास पड़ा वास उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो दोनों भाई दर्द से बलबला रहे थे। वैसे मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, अगली दफा अगर आप दोनों की हालत ठीक रही तो इससे ज्यादा अच्छा नाश्ता करवा दूंगी। वो इन दोनों को बाय करती निकलने लगी कि कामरान ने उसे पीछे से पकड़ते जमीन पर दका दिया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया। पहली बार किसी मर्द के हाथ का थप्पड़ खाते जासिया के दिमाग की तनाबे हिल गई थी। इससे पहले को कोई और गलत हरकत करता, दरवाजा एकदम जोरदार आवाज से खुला और दरियान अंदर दाखिल हुआ। झटके से कामरान को जासिया से पीछे हटाया और उसके मुंह पर मुक्का झड़ दिया। पागल हो गए हो, भाई है वो तुम्हारा। जाफरान ने बीच में आते जरियान से कामरान को छुड़वाया, जबकि जासिया अपने सनसनाते गाल को थामे उठने की कोशिश करते वही जमीन पर बैठ गए। भाई, तुम दोनों भाई नहीं कसाई हो, शर्म नहीं आती कमीनों। बगैर तो लानतियों कीड़े पड़े तुम दोनों को। मेरे गाल उफ कमीनों तोड़ के रखते हैं। इससे पहले कि जरियान उन्हें जवाब देता, जासिया के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर वो तीनों अपनी अपनी जगह पर चौंक कर से देखने लगे। ऐसे क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हो, कुत्तों, हड्डी नहीं मिली तो मुझे खाने को दौड़े थे। तुम लोगों की माँ बहन। वो गुस्से से उठती पास जो कुछ मिल रहा था उनको मारने लगी। सो जरियान का भी लिहाज न किया और अपनी आई पे वो आ चुकी थी। सामने को तक वो इज्जत देती थी, जब तक वो इन्हें इज्जत के काबिल समझती थी। सालो, तुम लोगों के घर माँ बहन बेटी नहीं है जो कुत्तों की तरह बाहर मुंह मारते हो। किसी ही कटिया माँ बाप की औलाद हो। अब सारी हदें पार करती जा रही थी। स्टॉप इट जासिया, उसे मुसलसल कुछ न कुछ उठा के मारते दे। जरियान ने खुद से कसीली आवाज से रोका तो गहरी सांस भरती उसे देखने लगी। आप बीच से हट जाए, ये हराम की औलाद होता कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाला। उसका हाथ जड़ से उखाड़कर जब तक नहीं फेंक देती मुझे सुकून नहीं आएगा। उजाराना अंदाज में उनकी जानी पड़ी कि जरियान ने उसे वही काबू कर दे बामुश्किल रोका। जाफरान और कामरान उसकी जुबान से अपनी तारीफें सुनते वही खामोशी से बाहर निकल गए। छोड़े मुझे, ये लानती बाग रहे हैं, इनकी तो मैं बहन। शराब जासिया, ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप, होश में हैं आप। उसकी दोनों कलाइयां जबरदस्ती थामे गुस्से से गुस्सा जब्त करते हुए दबे लहजे में फनकारा तो वे एक पल को बिल्कुल चुप हो गई। जासिया ऐसी ही है, आप भी सुन ली और देख ले। वो बेगैरत मुझ पर पीछे से वार किया, मुझे जमीन पर गिराया, फिर मुझे थप्पड़ मार दिया। सामने से बात करते ऐसी जगह मारती कि सारी जिंदगी बच्चा पैदा न कर सकते। उसकी बात सुनते जरियान के कानों से धुआं निकलने लगा। ये क्या बोल रही हैं आप। जरियान की आवाज में जरा सी लड़खड़ाहट हो गई। उस लड़की को सादा, मासूम और शरीफ समझ रहा था। हाँ तो और, ऐसे को तो ट्रांसजेंडर बना देना चाहिए। एक को तो मारा भी मैंने, इसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा मुझे कहने की। आओ आके मेरी थाई पे बैठो। उसका जुबान का तेज चखना है। वो जफरान की नकलें उतार रही थी, फिर मैंने भी ऐसा मजा चखाया, अब अपनी बीवी को भी नहीं कहेगा। जुबान का टेस्ट कराओ। वो गुस्से में एक और ही जासिया बन जाती थी। जरियान ने उसे ठंडे पानी का गिलास थमाया जो उसने लोगों से लगाया और थोड़ी तौकफ के बाद उसने जरियान को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर गए। रुख फेर लिया। आप मेरा टर्मिनेटर लेटर दे थे, मुझे पता है। अब आप मुझे यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी जगह से उठते मुंह बनाते हुए बोली, बस जासिया प्लीज सिट। उससे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था तो वो चुपचाप बैठ गई। फर्स्ट एड बॉक्स निकालते उसके लब के जख्म में मरहम लगाने लगा तो जासिया यकटक उसे देखे गई। दर्द तो नहीं हो रहा, वो बहुत नरमी से पूछ रहा था। जासिया आंखों में आंसू लिए उसे देखती, पहले सरनफी में हिलाया फिर अस्बात में। आई एम सॉरी, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जरियान का लहजा अब भी नरम था और शर्मिंदा भी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं, उनको तो मैं वो सजा दूंगी
कि मैं सीधा जेल पहुंचाऊंगी, आप देखना। वो अपना गाल सहलाते हुए बोली, जबकि न जाने क्यों जरान का दिल जाके उसके गाल पर अपने लबों का मरहम रख दे। और ये अचानक ही उसकी दिमाग में ख्याल कूदा जिस पर वो खुद भी हैरान था। अच्छा, वो कैसे? एक थप्पड़ मारने पर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाएगी? वो हैरत से पीछे होकर टेक लगा के बैठता, उसे दिलचस्पी से देखने लगा। नहीं, वो वीडियो है ना जो कुछ इन्होंने किया, उसकी वीडियो बना ली थी मैंने, इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके। उसकी बात पूरी होने से पहले जरियान ने उसके हाथ से मोबाइल थामा और उसमें मौजूद वीडियो देखने लगा। ये कब बनाई तुमने? उस लड़की से बेइंतहा इम्प्रेस हुआ था जब ये अपनी कारस्तानियां शुरू करने वाले थे ना। अनबिलीवेबल मिस जासिया, यू आर इम्पॉसिबल। उससे वाकई इम्प्रेस हुआ था। उसने साबित किया था कि वो एक आम लड़की नहीं थी। उसे गलत हरकत करने पर सामने वाले का मुंह तोड़ना आता था। घर में अब्रिश की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे में जासिया से कहा जा रहा था कि वो बच्चा घर से कहीं गायब न कर दे, क्योंकि जब मेहमान इकट्ठे होने लगेंगे तो इस बच्चे को लेकर किस को जवाब देंगे। उनकी मुंतक पर जासिया आग बोला हो गई थी। किसी सूरत इतने दिन नहाज के बिना नहीं रह सकती थी। अब्रिश, तुम भी यही चाहती हो? वो बहन के सामने खड़ी साफ लफ्जों में पूछ रही थी। जासी, मैं क्या बोलूं, जानती तो हो मामानी को तुम। अब्रिश ने गहरा सांस भरते बेबसी से कहा, तो ठीक है, मैं निहाल को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, मैं वापिस आ जाऊंगी। जासिया ने भी कतई अंदाज में कहा। जासी, तुम मेरी शादी अटेंड नहीं करोगी? अब्रिश की आंखों में आंसू भर रहा है। जहां मेरे बच्चे की जगह नहीं, मैं वहां रुकू क्यों? जासी, उसकी बात पर अब्रिश को दुख हुआ। तुम इस पुराने बच्चे की खातिर अपनी सगी बहन, अब्रिश, ये बच्चा पराया नहीं है, ये मेरा बच्चा है, इसकी माँ हूं मैं। उसकी बात काटते हुए बोली, बस कर दो जासिया, उसकी माँ कहने से तुम उसकी माँ नहीं बन सकती। हकीकत यही है कि तुम्हें कूड़े के ढेर से मिला है और तुम इसे उठाकर गिर। अब्रिश, जासिया का हाथ उठा था लेकिन वो बर वक्त रुक गई थी। अब्रिश ने हैरत से उसे देखा। तुम इसकी वजह से मुझे मारोगी? अब्रिश रो दी। शादी कर रही हो तो करो और जाओ अपने उस अली के पास। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेगा? बदले देगा वो हर तरह के। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझसे बदले लेके। अब्रिश चीख पड़ी। अच्छी बात है। जासी कबर्ड से अपने और निहाल के कपड़े निकालती बैग में रखने लगी। तुम कहीं नहीं जाओगी जासी। अगर तुमने मेरी शादी अटेंड न की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब्रिश रोते उसके हाथ से बैग लेते बोली, यू नो अब्रिश, इस बच्चे की खातिर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तालीम हासिल करके अपनी ख्वाब पूरा करना था, जो मैंने इस बच्चे के लिए सब कुछ गलवा दिया। आज मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं? जासिया मर तो सकती है लेकिन निहाल को अलग नहीं कर सकती, समझी? तो वो इससे अपना हाथ छुड़वाते बैग दिए बाहर निकल गई। अब्रिश वहीं खड़ी रह गई। हाँ हाँ, जा रही हो? अब इज्जत वाली हुई तो वापिस मत आना। अफियान ने उसे जुबान चढ़ाई। तेरे बाप का घर नहीं है मोटे घोड़ीले, हराम का खिला खिलाकर बाप ने तुझे हज हराम बना दिया है। पर वो वक्त तू नहीं जब तुम अपने माँ बाप समेत सीधा जहन्नुम की टिकट पकड़ोगे और इसमें दफन हो जाओगे। और यकीन करो, वहां से वापसी का टिकट नहीं मिलेगा। वो इसकी मिट्टी पलीत धरती बाहर निकल के उदाबा और उसकी वालदा उन दिनों अपने आबाई शहर कश्मीर गए थे और इस वक्त उसे समझ नहीं आ रही थी क्यों निहाल को लेकर कहा जाए। उसे जरियान का ही ख्याल आया। एक वही था जो शायद उसकी मदद कर देता। जरियान अभी अभी रूम में आया था कि अपने मोबाइल पर शाम के वक्त जासिया की कॉल देखता थोड़ा हैरान हुआ। वही हमेशा उसे कॉल करके ऑफिस की बात डिस्कस किया करता था। आज इन 5 माह में पहली बार वो इसको फोन कर रही थी। हेलो, वो धीमे से लहजे में बोला। कहाँ है सर आप? वो छूटते ही अजनत पर लहजे में पूछने लगी। एक्सक्यूज मी मिस जासिया, खैरियत? उसकी टोन पर हैरान हुआ। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकते हैं? जल्दी बताए। वो तेजी से बोली। कैसी मदद? मैं घर छोड़ आई हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई दर ठिकाना नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती। आप प्लीज मुझे किसी अच्छी जगह लेकर छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए, किसी होटल वगैरह में। पर बाद में मैं खुद अपना बंदोबस्त कर लूंगी। वो अपना सारा लाहिना अमल उसे बताती, उसके 14 तबक रोशन करके। वो इससे क्या बहस करता, उसे समझ नहीं आई। आप कहाँ हैं इस वक्त? उससे उसका एड्रेस पूछता गाड़ी निकालता उसके बताए गए एड्रेस पर रवाना हुआ। उसे उसकी मदद करनी थी क्योंकि उसने उसकी खातिर उसके दोनों सुतेले भाइयों को बख्शा था, वरना वो वीडियो पुलिस स्टेशन ले जाते, उनको जेल में बंद करवाती, उनकी अच्छी खासी बदनामी होती। अब वक्त था कि उसका ये एहसान उतारता। उसे सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठी दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जिसे देखकर वो सख्त हैरान हुआ।
शुक्र है आप आ गए, कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ। वो बैग एक कंधे पर डाले उस बच्चे को गोद में उठाए उससे मुखातिब हुई। ये बच्चा, न जाने क्यों से इस बच्चे में अजीब सी कशिश महसूस हुई। मेरा बच्चा है, वो निहाल को मजीद सीने में भेजते बोली और उसकी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर जा बैठी। उसका इतना हक जताने वाला अंदाज दे जरियान तो अश कर उठा। ड्राइविंग सीट पे आकर बैठा हुआ इस बच्चे को और फिर जासिया को देखने लगा। आप शादीशुदा है? उसके सवाल पर जासिया ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। इट्स पर्सनल मैटर सर, लेकिन कुछ अच्छे होटल में ले जाए हमें जहां मैं और मेरा बच्चा सेफ रहे। उस पाउट अंदाज में बोली। पहले मुझे बताए, यू अचानक घर से क्यों निकली? अगर इसके बाबा को पता चला मैं आपको किसी होटल में लेकर गया तो वहां वो इतना डरते क्यों है? यासिन उसकी बात काटी। बात डरने की नहीं है, किसी भी थोड़ी पुरानी बात में घुसने की मेरी आदत नहीं है जासिया। बताए कहाँ जाना है? वो बहुत संजीदा होते हुए बोला। बोलो तो है, किसी भी अच्छे होटल में 1 हफ्ते तक के लिए। इसके बाद वो उलझ रहा था। वापस चली जाऊंगी। अब की बार धीमी आवाज में बोली। जरियान को लगा शायद उसका शौहर उसके साथ झगड़ा हो गया है और वो बच्चा लेकर घर से निकल आई है। 1 मिनट, यहाँ किसी शॉप में रोके, मुझे निहाल के लिए दूध देना है और पैम्पर भी। उस सिगरेट माओ की तरह बोलती गाड़ी रुकवा के और मॉल के अंदर दाखिल हुई। जरियान भी गहरा सांस पड़ता उसके पीछे ही मॉल भी गया। वो बच्चों के सेक्शन में खड़ी उसके लिए जरूरत की चीजें ले रही थी और साथ बैग में अपना पर्स भी चेक कर रही थी कि उसमें कितने पैसे बचे हैं। फिर वो परेशानी से वापस पीछे पड़ गई। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि शादीशुदा है और उस बच्चे की माँ। बात सुने, मुझे इस मंथ की सैलरी एडवांस मिल सकती है? वो परेशान थी। जरियान ने बिना कुछ के उसे अपना एटीएम थमा दिया। वो भी बेधड़क ले जाते उसे यूज करती अपनी मतलूबा सामान देती। उसके पास आई। शुक्रिया, सारा हिसाब रखा, किसी भी एक्स्ट्रा से नहीं लिया कुछ। उसे अपनी ईमानदारी का बता रही थी कि उसी पर एकदम निहाल ने वॉमिट कर दी। इसे क्या होगा? निहाल, वो वॉमिट पे वॉमिट किया जा रहा था, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जैसे कि चेहरे पर हवाइयां उड़ी। उसे को निहाल को संभालना मुश्किल होने लगा था। वो जैसे बेजान हो रहा था। जरियान ने निहाल को उसकी गोद से लेते अपनी बाहों में भरा, जिससे यूं लगा जैसे कोई बिछड़ा हुआ उससे मिल गया हो, वो बच्चा उसके जिस्म का हिस्सा हो। वो दोनों इसीलिए करीबी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर निहाल को चेक कर रहे थे और जैसे कि आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो दोनों वही पास खड़े थे कि डॉक्टर ने निहाल की चेस्ट चेक करने के लिए उसकी शर्ट खोली। उसी पल जरियान की निगाह उस पर उठी। उसके दिल के मुकाम पर निशान देखता वो पूरी तरह ठटका। ये बर्थ मार्क था, चूंकि इनका खानदानी था। ऐसा ही बर्थ मार्क जरियान के दिल के मुकाम पर भी था। वो गहरी सांस भरकर डॉक्टर को देखते एकदम पलट के जासिया को देखने लगा। जासिया के उसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ। डोंट वरी, बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गया था। हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। फूड पॉइजनिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है। इसे आईवी फ्लूइड लग रहा है। 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तब तक आप तसल्ली से साथ रहेंगे। डॉक्टर ने उनको तसल्ली देते कदम आगे बढ़ाए तो जासिया निहाल के पास जा खड़े हुई। डॉक्टर साहब, जरियान ने उन्हें रखा। डॉक्टर, क्या वो बर्थ मार्क पैदाशी है? जरियान की आवाज कांपी हुई थी, लेकिन वो इसे छुपा रहा था। डॉक्टर ने बच्चे की रिपोर्ट पर नजर दौड़ाते हुए हाथ पे सर हिलाया। ये क्यों? बजाहिर तो उस निशान से कुछ भी खराबी महसूस नहीं हो रही। तो एक पैदाइशी बर्थ मार्क है। इसे डीप स्किन न्यूसन कहते हैं। ये गैर खतरनाक होता है मगर खानदानी हो सकता है। उनकी तफसीली बात सुनते जरियान की सांस जैसे फंस गई। क्या ये फैमिली हिस्ट्री में होता है? वो पूरा यकीन चाह रहा था। हाँ, बास खानदानों में एक ही जगह पर ऐसे निशान नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। और जरियान की आंखों में अब तूफान था। वो पलटा और गुस्सा और जुनून लिए जासिया को देखा, फिर एकदम चुप रहा, जिसे सवाल जुबान पर आकर रुक चुका हो। लेकिन वो चुप था। जासिया ने बच्चे का हाथ थाम रखा था। उसका चेहरा परेशानी से जर्द हो रहा था। उस बच्चे के लिए रो रही थी, पर उसके आंसू पर पिघलने वाला नहीं था। आपको शुक्रिया सर, आपने आज मेरे बच्चे की जान बचाई। आपका बच्चा? जरियान ने गुस्से से सुर्ख आंखें लिए उसे देखा। कहाँ से मिला आपको ये बच्चा? मिस जासिया उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला। जासिया घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़े हो तो इस वक्त वार्ड में वो अकेले थे। मिस जासिया, मुझे सिर्फ सच चुनना है, बिल्कुल भी झूठ की आमेजिश न हो। वो सख्त और खुरदरे लहजे में बोला। आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या लेना देना? वो घबरा गई। जिंदगी में पहली बार वो घबराई थी। मिस जासिया, जस्ट आंसर। उसके बहुत ही करीब आ चुका था। जासिया ने गहरा सांस भरते उसे देखा, जो उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों की तपिश छोड़ रहा था। निहाल मेरा बेटा है। वो मुट्ठियां सख्ती से मीठी हुई बोली। तो उसके वालिद का नाम बताया। बार जिसे किसी सूरत भी बख्शने के मूड में नहीं था।
बस किसी तरह वो लड़की सच बोल देती तो उसे सुकून आ जाता। उस दुनिया में नहीं है। वो फिर से झूठ बोल रही थी। ठीक है, मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता। वो कहते हुए पलटा कि जासिया एकदम उसके सामने आई। डीएनए टेस्ट? लेकिन क्यों? मतलब आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैंने ये बच्चा चोरी किया है? आप ये कहना चाहते हैं? क्या मैं बच्चा चोर हूँ? अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। मिस जासिया, अपनी आवाज नीचे रखें, और दांत चबाते हुए बोला। उसके सीने पर धड़कन पे बर्थ मार्क भी काफी है, ये साबित करने के लिए कि बच्चा मेरा है। लेकिन अगर आपने अभी मुझे सच ना बताया तो मेरे पास डीएनए टेस्ट का ऑप्शन मौजूद है, और आपके लिए जेल का ऑप्शन। उसे बाजू से थामे सख्ती से बोला। तो जासिया की आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरा बच्चा है, मुझे अल्लाह ने दिया, आप मुझसे नहीं छीन सकते। वो जियानी अंदाज में चिल्लाए कि नन्ना निहाल किसमिसाने लगा। वो दांत पीसते जासिया को दूर ले गए। आवाज धीमी रखे, वरना मुझे बंद करना अच्छे से आता है। कहाँ से मिला आपको मेरा बच्चा? हॉस्पिटल से चोरी किया? बताइए मुझे। कूड़े के ढेर से मिला। वल आखिर वो सच बोल गई। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सामने वाला शायद उसका बाप था। 6 माह पहले 25 जनवरी, इसी दिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आया था। दरियान ने दुखी दिल से कहा, प्लीज मुझसे निहाल को मत छीनना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। उसके आगे हाथ जोड़ते हुए रो दी। आई एम सॉरी मिस जासिया, मैं अपना बच्चा आपके हवाले नहीं कर सकता। अब तक आपने मेरे बच्चे पर जितना खर्च किया वो आपको मिल जाएगा, पर मेरे बच्चे को आप सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। जरियान गुस्से से कहता पलट कर निहाल को अपने सीने से लगाए वहां से बाहर निकल गया। चमकी जासिया उसे निहाल को ले जाता देखती रह गई। जिस बच्चे की खातिर वो सारी दुनिया से लड़ गई, वो एक शख्स कितनी जल्दी से इस बच्चे को छीन कर ले गया। उसे लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी थी। कितनी देर वो वहीं बैठी रही, शायद वो वापस आ जाए, निहाल रोए उसे याद आ जाए, पर वो वापस ना आया। रात हो रही थी। वो बाहर निकली, कहीं भी निहाल और जरियान का नामो निशान तक नहीं था। वो अपने घर वापस लौट गई। गेट के अंदर दाखिल हुई तो घर में खामोशी का राज था। पर आज तो अब्रिश की मेहंदी थी ना, फिर ये इतनी खामोशी क्यों? वो अपने और अब्रिश के मुश्तरका रूम में आई तो अब्रिश वहीं बैठी रो रही थी। अबर, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? जासिया की आवाज सुनती हुए उसे देखते उसके गले से जा लगी। कहाँ चली गई तुम? जानती भी हो कितनी अकेली पड़ गई थी मैं। वो रोते हुए बहन से बोल, बताओ तो हुआ क्या? आमूजान को पुलिस पकड़ कर ले गई है, करप्शन के जुर्म में। ये तो खुशी की बात है, इसमें रोना किस थी? जासिया की मुंतक ही निराली थी। हीरा ममानी ने पूरे घर में बहुत वावेला मचाया और मुझे मानूस कहते अली से बोला कि मुझे अभी तलाक दे दे। वो रोते हुए बात जारी रखे हुए थी। फिर जासिया के दिल को कुछ हुआ, लेकिन अली नहीं मानी। वो कहते वो मर जाएंगे, अब्रिश को नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, तो मिस्टर प्रोफेसर के मुंह में भी जुबान है, कमाल ही नहीं हो गया ये तो। वो सर झटक कर बोलती एक तरफ बैठी, पर ममानी ने साफ कह दिया कि कल मेरी रुखसती नहीं देंगी। वो अब भी रो रही थी तो जासिया ने उसे मुस्कुरा कर देखा। फिक्र नहीं करो, मर्द का बच्चा होगा तो रुखसत करके ले जाएगा। उसकी बात पर अब्रिश ठंडी आग करके रह गई थी, बहन से अपनी सारी बात शेयर करके, जिससे वो हल्की बुल्की हो गई थी। जासिया, निहाल कहाँ है? अचानक उसे याद आया तो उसके पास आते हुए पूछने लगी। जासिया को अपना दुख फिर से याद आया। वो अपने हाथ में उसका फीडर देख रही थी जिसमें वो दूध पीता था। आंखों से फिर से नीर बहने लगे। उसका बाप उसे ले गया। क्या? कैसे? कौन? मतलब कहाँ से आ गया उसका बाप? अब्रिश को समझ ना आया कि वो क्या कह रही है। फिर जासिया ने उसे सारी बात बता दी तो जासिया को अपने सीने से लगा के और खुद भी रोने लगी। बहन का दुख तो उसे अपना दुख लग रहा था। वो अपना बच्चा गोद में बढ़े घर के अंदर दाखिल हुआ। वो अपना बच्चा अपने सीने से लगाए, उसके माथे पर लब रखता उसे दादों के कमरे में ले गया। एक 5 से 6 माह का बच्चा जारियन की गोद में थे। वो तो फूले न समा रही थी। जरियान ने उन्हें मुख्तसर सारी बात बता दी। हाँ जरी, ये बर्थ मार्क है, खानदानी निशाना है ये। तुम्हारे बाबा के दिल के मुकाम पर दादा के भी और तुम्हारे भी है। और ये मेरा पोता, मेरा जानशीन। वो इसे ढेर सारा प्यार करते हुए बोली थी कि वो एकदम जागता रो दिया। जरियान ने उसे गोद में लिए प्यार किया, पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। बेटा, शायद इसे भूख लगी है, इसका फीडर कहाँ है? सईदा बेगम भी उसके रोने से परेशान हुई। वो तो उसी लड़की के पास। जरियान को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आने लगा। बेटा, जकिया को बुलाओ, इसे को बच्चे वाला दलिया बना कर ले आए। 6 माह का है मेरा पोता, तो खा लेगा। जरियान ने फौरन मुलाजमा से बोला तो जकिया छोटा सा बच्चा देख बेहद खुश हो दे फौरन दलिया बना लाई। निहाल ने पहले बहुत नखरा किया, उन्हें जज करके रख दिया, लेकिन जरियान ने उसे संभाल लिया और दादा ने उसे दलिया खिलाया। दलिया खाने के बाद उसका पेट बड़ा तो वो टुकर टुकर सबको देखने लगा। फिर नीचे वाले होंठ
बाहर निकालकर रोता उन्हें फिर से मुश्किल में डाल गया। शायद ये माँ को ढूंढ रहा है। सरी, दादी की आवाज पर वो एक पल को झोंका। उसकी माँ मर चुकी है दादू। उस सख्त ऐसे में बोला, बेटा मैं नूरीन की बात नहीं कर रही। इसने तो नूरीन की गोद महसूस भी नहीं की। जिस लड़की के पास ये 6 माह तक रहा है, ये उसी को अपनी माँ समझता है। दादू ने उसे समझाया, वो पागल लड़की है, जिसकी जुबान चलती है तो डूबती नहीं है। वो इसे अपने बेटे की माँ कैसे बना लूं? वो तेज लहजे में बोलता चला गया, जबकि निहाल को सीने से लगाए वो पूरे कमरे में चक्कर लगा रहा था, उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैंने कब कहा इसे माँ माँ बना कर लिया? केयर टेकर भी तो बना सकते हो ना। एकदम बच्चे से उसे दूर करोगे तो बच्चा सहन नहीं कर पाएगा, बीमार हो जाएगा। धीरे धीरे इसे अपनी आदत डालो, तो फिर इसे फारिग कर देना। दादू की बात पर जरियान के दिल को लगी थी। वो अपने बेटे के लिए ये कड़वा घूंट भी भरने को तैयार था। जहां अंदर सईदा बेगम के कमरे में एक बच्चा मौजूद था, वहां उसके लड़ाट उठाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी घर वाले सख्त तजस्सुस में थे कि आखिर वो बच्चा था कौन, क्योंकि पूछने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी। सारी रात जासिया की रोते हुए घर में खड़ी। सुबह फजर पढ़ के वो अल्लाह से सब्र मांगती तस्बीह पढ़ रही थी कि उसकी आंख लग गई। तभी मोबाइल पर आती कॉल पर वो मुंदी मुंदी आंखें खोलकर नंबर देखने लगी। जरियान सर। वो पूरी आंखें बाहर कर गई। कॉल फौरन पिक की। मेरे ऑफिस पहुंचे फौरन, अभी इसी वक्त। कॉल बंद हो गई। वक्त देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो अब्रिश को बताती सुबह सुबह ही निकल गई। उसके दिल में निहाल को लेकर वहम उठ रहे थे, कहीं से कुछ। वो फौरन भागते हुए जरियान के ऑफिस तक पहुंची, जहां वो भी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। मेरा बच्चा। उसके बाजू में पूरे ऑफिस में देखने लगी, लेकिन निहाल तो कहीं नहीं था। जरियान उसके चेहरे को देखते गहरी सोच में डूब गया। उस लड़की को केयर टेकर की जॉब देने का इरादा रखता था। उसे यकीन था कि वो फौरन मान जाएगी, पर उसे ये भी यकीन था कि उसका बच्चा लेकर भाग जाएगी। इस यकीन को वो कैसे दूर करता? कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करता, उससे साइन करवाता, या एक तरीका और था, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करके उसे हमेशा के लिए अपना बना के। ये सोच आती ही जरियान के दिल की धड़कन एकदम बढ़ी थी। वो शायद उससे 7-8 साल छोटी थी, या उससे भी ज्यादा, लेकिन अगर उसके बेटे से मोहब्बत करती होगी तो जरूर मान जाएगी। ये कौन सा हैप्पी मैरिज होगी? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। और फिर वो जासिया के सामने अपनी सारी बात रखते उसे सवालिया अंदाज में देखने लगा। उसकी ऑफर सुनते जासिया ने सिर्फ एक पल सोचा, मुझे मंजूर है, और वो मान गई। देखिए मिस जासिया, अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बेटे को आपकी आदत हो गई है, और आदतें छूटती नहीं है, इसलिए मैं ये मजबूरी में कर रहा हूँ। मेरी भी ये मजबूरी है सर। मैंने हाल के बिना खुद को मरता हुआ महसूस कर रही हूँ। यूं लग रहा है जैसे रात ही मेरी ऑक्सीजन ने छीन ली है, मुझसे मेरी सांसें ले ली है। मुझे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे आपको दे दिया। जानते हैं क्यों? वो अपनी जगह से उठते हुए खड़ी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो आप कर सकते हैं इसके लिए वो मैं, अपनी वो आपकी औलाद थी, उसको तपती धूप में बचा लेंगे। मैं उसके लिए सहायता बन सकती हूँ, लेकिन आसमान नहीं बन सकती जिसमें वो सांस ले सके। उसकी बात सुनते वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आज ही होगी। अपने घर वालों को बता दें कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरी एक बहन और बहनों की, और वो भी अब्रिश और अली को फोन करके वहां बुला चुकी थी। उससे सारी बात करते हुए शादी की बात कर रही थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का छुपा लिया। अगर तुम राजी हो तो ठीक है। अली ने उसकी सारी बात सुनते ओके किया, और फिर कुछ ही देर में जरियान के ऑफिस में ही उन दोनों का निकाह हो गया। बहुत तेज हो, 5 मिनट ही बड़ी हूँ, और निकाह भी तेरी मेरी रुखसती वाले दिन कुछ घंटे पहले किया गया। आखिर अपने इतने बड़े होने का सबूत लिया है तुमने। अब्रिश ने उसका हाथ चूमा और जरियान की जानी पड़ी। जरियान भाई, जैसे निहाल से बहुत प्यार करती है, इसके लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी, सबसे लड़ी, खासकर अपने घर वालों से, जिन्होंने उसे ईदी सेंटर देने को कहा। लेकिन जासिया ने निहाल को अपने बड़ों में छुपा लिया। और यकीन करें, मैं दावा कर रही, जितना प्यार निहाल को जासिया दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। और अब्रिश के अल्फाज ने जरियान के दिल को झंझोर दिया था। जो लड़की उसके बेटे की किसी रिश्ते के इतना सब कुछ कर सकती थी, उसकी माँ के रुतबे पे आके क्या क्या नहीं करती। और अली और अब्रिश की ऑफिस से रुखसत करते वक्त जासिया को घर आया, जबकि आज ऑफिस से उसे अली की तरफ दावत दी गई थी। घर के अंदर दाखिल होते जासिया की निगाह ने निहाल को ढूंढा। दादू के पास है, जरियान ने उसको देखते नरमी से बताया। वो इसीलिए पास आया। कमरे में दाखिल हुआ तो निहाल अभी भी रो रहा था। सखिया उसे चुप करवा रही थी और वो काबू में नहीं आ रहा था। निहाल मेरे बच्चे में,
उसे अपनी बाहों में बढ़कर बोला, मेरे बच्चे। उसे खुद अपनी बाहों में बढ़ा। निहाल जासिया की आगोश में चुप रही। ये मंजर देखकर सईदा बेगम की आंखों में आंसू आए। उन्होंने जासिया को पास बिठाया और उसको प्यार दिया। वो छोटी सी लड़की उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। उनका जी चाहा उनका पोता उससे निकाह कर ले, और जरयान ने दादू को अपने निकाह का बता दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुम दोनों के नसीब नेक करे। जरयान कल ही वलीमा की सुन्नत अदा कर देना बेटा, वो खुशी से बोली। जबकि जरयान अस्बात में सर हिलाता रह गया। उसे बेबी कॉट में लटाते पीछे पड़ ली तो जरयान बिल्कुल उसके पास ही खड़ा था। जासिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सो गया? जरयान के लहजे में अपने बेटे के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उसकी आंखें बंद है, कॉमन सेंस, सोया ही है। जासिया ने दांत चबाते हुए कहा, जानती हो, कल रात ये बस 2 घड़ी ही सोया, सारी रात जगा। मेरा जी चाहा अपने बाप की मोहब्बत को एक तरफ करके तुम्हें इसके पास ले आ, जैसे तुम्हें अब तुम्हारे पास वापस दिया। इसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जासिया, उसका लहजा नर्म हुआ। इंशाल्लाह अब कभी नहीं रोएगा, मैं हूं ना, हमेशा इसके पास रहोगी। जासिया ने पूरे वसूख से कहा। जरियान उसे देखेगे, क्या इसके बाबा के साथ भी रह सकती हो? और अपना हाथ आगे बढ़ाता पूछ रहा था। जासिया का दिल धक से रह गया। वो, मुझे नींद आ रही है। वो घबरा कर पलटी तो जरियान ने खींचकर उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया। जासिया की तो जुबान ही तालू से जा लगी थी। वो गहरे गहरे सांस भरती, गर्दन मोड़कर दिखती और लड़ने लगी। आई नीड यू, बट विदाउट योर कंसर्न मैं तुम्हें ऑफिस में नहीं आऊंगा। डोंट वरी, उसी धीरे से कहता हुआ पलट गया। मुझे एक बात सच बताना, वो आज अपने दिल का बोझ हल्का करने लगी थी। जरियान ने उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मुझे बहुत पहले पता चल गया था निहाल के बाबा आप है। जरियान के चेहरे पर करेक्टली छाने लगी। उस दिन वो गाड़ी मैंने देखी थी जिसने मुझ पे कीचड़ उछाला था, और वही मुझे निहाल मिला, और फिर वही दाड़े उस बिल्डिंग के बाहर भी दिखाई दी। और उसमें बैठा वो शख्स कौन था? जरियान गुस्से से अपनी जगह उसके पास है। आपके सौतेले भाई जो इस दिन ऑफिस में आए थे, वो बड़े वाले। उनका चेहरा देखा था मैंने। उसी दिन मुझे पता चल गया था कि निहाल का आपके खानदान से ताल्लुक है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकी। मुझे डर लगा कि कहीं आप मुझसे निहाल को छीन। डैम डैम इट जासिया, वो गुस्से से उसको देखते फनकारा। ये जासिया ने सहम कर आंखें मिच ली। फिर जरियान की सौतेले भाइयों और उनकी फैमिली का इस घर में आखिरी दम था। जरियान ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। अब्रिश की रुखसती पर वो ना जा सके, लेकिन अब्रिश और अली के वलीमा पर वो दोनों निहाल को लेकर गए थे। वो बहुत अच्छे अंदाज में शिरकत की थी। बहुत से लोगों ने अचानक जासिया को जरियान के साथ देखकर हैरत का इजहार किया, लेकिन परवाह किसे थी? शाकिर मामू पे केस बन चुका था। उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई थी। हीरा बेगम अपने बेटे को लेकर माँ के घर चली गई थी, जबकि अली ने पूरे दिल से अब्रिश का हाथ थामा था। हीरा बेगम ने उसको अच्छा खासा इन दोनों बहनों के खिलाफ दिल लगाया था, पर वक्त रहते उसे अकल रह गई। अब्रिश कितनी प्यारी लग रही थी। अपने हाथों से चूड़ियां उतारते हुए मुस्कुरा कर बोली, कल आप भी प्यारी लगेगी अपने वलीमा पे, अगर आप चाहे तो। जरियान उसके पास आता धीरे से बोला, मुझे नींद आ रही है। जासिया ने फौरन से पीछे हटना चाहा, जब जरियान ने उसे रोक दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं फाड़ रहा हूँ और सच्चे दिल से आपके और अपने रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। क्या आप निहाल के लिए मेरा साथ देंगी? उसके सामने हथेली फैला गया। अब उसने नाम निहाल का ले लिया था तो उसे इनकार करने की हिम्मत ना हुई, और बलाखिर जरियान की चूड़ी हथेली पर उसने अपना हाथ रख दिया। दोनों ही एक दूसरे को देखते आसूदा सा मुस्कुराए थे, जबकि निहाल साहब गहरी नींद में थे, और उनके मुस्कुराते वो भी नींद में मुस्कुराया था, जैसे वो नन्हा फरिश्ता भी उनके मिलन पर खुश हो गया था।